नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को करीब 45% वोट मिले। बाकी 55% वोट कांग्रेस समेत अन्य दलों को मिले। अब 2024 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इसी 55% वोट को एकजुट करने की बात हो रही है। इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 1:1 फॉर्मूला दिया है। सीएम नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने भी विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात कही है। जब किसी मजबूत पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बाकी सभी विपक्षी दल मिलकर अपना सिर्फ एक उम्मीदवार उतारते हैं, इसे 1:1 का फॉर्मूला कहा जाता है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2024 में बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने अगर विपक्ष ने एक ही उम्मीदवार उतारा तो भाजपा की हार तय है। 1989 के दौरान वीपी सिंह के समर्थन में और 1977 में इंदिरा के विरोध में यही फॉर्मूला काम आया था। इसके जरिए 2024 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सकता है। इसे ऐसे इसलिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बसपा समेत बड़े विपक्षी दल मिलकर मैदान में अपने 7 उम्मीदवार को उतारे। ऐसा करने से भाजपा के विरोध में पड़ने वाले वोटों को बंटने से रोका जा सकेगा। जनवरी 1977 में देश में इमरजेंसी लगे और 19 महीने हो गए थे। इंदिरा गांधी को अपनी गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया था। इसलिए 18 जनवरी को अचानक से इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया। इसके 5 दिन बाद ही 23 जनवरी 1977 को 10 विपक्षी दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। विचारधारा में अलग होने के बावजूद ये पार्टियां स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के कहने पर एकजुट हुई थी। 5 दलों का सिर्फ एक मकसद था, किसी तरह इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। इसके लिए सभी विपक्षी दल एक हो गए और उन्होंने हर सीट पर इंदिरा गांधी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। शुरुआत में 5 दलों के मिलने से जनता पार्टी बनी। इसमें जनता मोर्चा, भारतीय लोकदल, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय जनसंघ शामिल थे। बाद में जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में इंदिरा गांधी को हराने के लिए वहां की क्षेत्रीय पार्टियों से भी गठबंधन किया और उन्हें समर्थन दिया। पंजाब में जनता पार्टी ने अकाली दल के साथ गठबंधन किया, जबकि बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ किया। माना जाता है कि 1:1 फॉर्मूले के तहत ही जनता पार्टी के खिलाफ कई दलों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे और उस समय जगजीवन राम दलितों के बड़े नेता थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की पार्टी से अलग होकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का गठन किया। उनकी पार्टी जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ी और संसद में भी जनता पार्टी का समर्थन किया था। वहीं 30 जनवरी 1977 को कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि वह जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवारों को नहीं खड़ा करके विपक्षी वोटों के बिखराव होने से बचाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी की यह घोषणा उन सीटों के लिए थी जहां उनका जनाधार कमजोर था। इसी तरह दक्षिणी भारत के कई राज्यों में भी जनता पार्टी वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तालमेल बैठाकर चुनाव लड़ी। परिणाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को 200 से भी कम सीटों पर जीत मिली। 1989 की लोकसभा चुनाव में 2 राष्ट्रीय पार्टियां मैदान में थीं, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। इसी वक्त कई पार्टियों के गठबंधन से नेशनल फ्रंट बना। एनटी रामाराव इसके अध्यक्ष और वीपी सिंह संयोजक बने। नेशनल फ्रंट मुख्य रूप से जनता दल और भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ आने से बना था। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, तमिलनाडु में डीएमके और असम में असम गण परिषद ने नेशनल फ्रंट का नेतृत्व किया। नेशनल फ्रंट को लेफ्ट फ्रंट का भी प्रदर्शन प्राप्त था। वामपंथी ने अपने नेता पी उपेंद्र को महासचिव बनाया। परिणाम यह हुआ कि 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की करारी हार हुई। उन्हें केवल 197 सीटें ही मिली। वहीं वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल ने 143 सीटें जीती। नेशनल फ्रंट की बाकी पार्टियों ने कुछ कमाल नहीं किया, पर हाँ, बीजेपी को
85 सीटें मिली। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 39.5% था। वहीं यूनाइटेड फ्रंट का लगभग 24% और भाजपा का वोट प्रतिशत 11% था। हालांकि बाकी दलों के समर्थन से नेशनल फ्रंट सरकार बनाने में सफल रही। आजादी के बाद दूसरी बार कांग्रेस विपक्ष में बैठी। बीजेपी ने बाहर से यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को समर्थन दिया और वीपी सिंह से संसद में देवी लाल का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया। इसके बाद देवी लाल ने नाटकीय ढंग से मना करते हुए वीपी सिंह का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए पेश किया। वीपी सिंह देश के 7वें प्रधानमंत्री बने और देवी लाल देश के दूसरे उप प्रधानमंत्री बने।